सभापति महोदय, 2 दिन से ज्यादा समय हो गया और हम ये सदन चर्चा कर रहा है भारत के संविधान के निर्माण की, निर्माताओं की और सरकार की तरफ से प्रस्तावित संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को याद करने का। इस चर्चा के माध्यम से एक मौका मिला है कि जब हिंदुस्तान के अंदर एक व्यापक चिंता है नागरिक अधिकारों की, स्वतंत्र विचार व्यक्त करने की, उनको प्रयोग करने की, संविधान द्वारा जो अधिकार दिए, संविधान निर्माताओं ने जो आजादी दी, उसको अगर चुनौती होती है, उस पर चोट पहुंचाई जाती है, तो ये चर्चा का हम स्वागत करते हैं। सभापति महोदय, इस देश ने देखा है एक सुनियोजित अभियान पिछले काफी समय से, पर हम उसमें ना ज्यादा जाते हुए आज स्मरण का दिन है, स्मरण करते हैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को, नमन करते हैं उनको जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में जवानी गुजारी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने संघर्ष किया। आवश्यक हो जाता है हमारे फाउंडिंग फादर्स की, संविधान निर्माताओं की कुछ बातों को याद करना। किस भारत की परिकल्पना की थी उन्होंने? जब हम, अच्छी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं, उनकी 125वीं सालगिरह स्मरणोत्सव उत्सव देश में मनाया जा रहा है। उनके जन्म से कुछ महीने पहले हिंदुस्तान के एक और महान सपूत का भी जन्म हुआ था, जो हिंद के जवाहर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान, उनके भी 125 साल अभी हाल में पूरे हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इसलिए हम दोनों को याद करते हैं, दोनों को नमन करते हैं, दोनों का योगदान सराहनीय है, अमूल्य है। यह आवश्यक हो जाता है संविधान का निर्माण करने वालों की सोच, पृष्ठभूमि और इतिहास पर बात करें। सबसे पहले 1934 में उस समय के कम्युनिस्ट नेता एम.एन. रॉय ने प्रस्तावना की थी भारत का संविधान लिखने की। 1935 के अंदर ये ऑफिशियल डिमांड बन गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके लिए संघर्ष किया। 1940 में अंग्रेजों ने 8 अगस्त को इसको स्वीकार किया और इसको अगस्त ऑफर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, संविधान सभा बने। ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में तय हुआ, और ये भी जानते हैं अधिकांश सदस्य, 389 सदस्य थे, पर जब एक फैसला हो गया कि पाकिस्तान अलग होगा, उनकी असेंबली अलग होगी, then only 289 members were there for the Constituent Assembly. इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण दिन हैं, जिनको स्मरण करना चाहिए, जानना चाहिए। सभापति महोदय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने 17 दिन तक इसने काम किया। इसके महत्वपूर्ण दिन है 9 दिसंबर 1946, जब इसकी पहली बैठक हुई। दूसरा 11 दिसंबर 1946, जब बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका प्रेसिडेंट चुना गया। तीसरा महत्वपूर्ण तारीखी दिन 13 दिसंबर, जिसका जिक्र किया गुलाम नबी जी ने, सीताराम जी ने और सदस्यों ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को मूव किया था, और उस रेजोल्यूशन में पहली बार उनके अपने शब्दों में यह कहा गया that an independent India shall be a republic, एक गणतंत्र बनेगा। इस पर चर्चा हुई संविधान सभा में।
जो संविधान का हमारा प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसको उठाकर आप देखें तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वही हिंदुस्तान के संविधान का प्रियम्बल है। ये सही है कि 26 नवंबर के दिन इस पे दस्तखत हो गए, पर कार्रवाई चलती रही। 24 जनवरी 1950 आखिरी दिन था जब उस पर दस्तखत हुए। संविधान पर जो दिखा रहे थे रविशंकर प्रसाद जी आप, इस पे पहला दस्तखत जवाहरलाल नेहरू का है और 26 जनवरी, अच्छा नहीं, इस पे आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज, आई एम नॉट यील्डिंग। 26 जनवरी 1950 सबसे आखिरी दस्तखत उनका था, वो अध्यक्ष थे। भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। पर क्या हमारा यह उद्देशिका प्रियम्बल कहता है? क्या परिकल्पना थी उनकी? कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा। ये सही है कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर विद्वान थे। गरीबों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, कमजोरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। हमारा राष्ट्र उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है, कृतज्ञ रहेगा और नमन करता है उनको। पर उसके साथ मुझे यह भी कहना जरूरी है, यहां चर्चा हुई सरकार के माननीय मंत्री जी की तरफ से, कपड़ा मंत्री भी है, सामाजिक कल्याण मंत्री ने शायद कहा था, अच्छी बात की आपने, स्मारक की बात करी, पर आपने कटाक्ष देके स्मारक की बात करी। अच्छी बात कटाक्ष से नहीं होनी चाहिए। आपने स्मारक की बात करी थी सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी ने, इस सरकार ने मुंबई के अंदर जाके इंदू मिल्स की जो जमीन थी वहां पर स्मारक बनाने की फाउंडेशन स्टोन किया है, शिलान्यास किया है। मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, अच्छा काम है, पर 5 दिसंबर 2012 को संसद के उस सदन में, संसद के इस सदन में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैं भारत का टेक्सटाइल मिनिस्टर था, हमने ये फैसला कैबिनेट का करके संसद को सूचना दी थी। अगर किसी को शक है, उसकी कॉपी ये पार्लियामेंट की बुलेटिन्स में छपा हुआ है, उसको पढ़ लें, क्योंकि केवल बयान और घोषणा नहीं थी, विस्तृत रूप में बताया गया था कि निर्णय क्यों लिया गया है। तो इसका ये पूरे राष्ट्र का सामूहिक श्रेय है। पत्थर लगाना आपके तकदीर में था, आपको मुबारक हो, पर यह मत बताएं कि दूसरे लोगों ने कुछ नहीं किया, उनका इस फैसले में कोई योगदान नहीं था। मुझे एक बात कहनी है, सभापति महोदय, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अब टोका टोकी होगी तो मैं कैसे कंटिन्यू करूं? प्लीज कंटिन्यू, इग्नोर इट। So I would like to say that Jawaharlal Nehru, his contribution was immense. It saddened us when his 125th anniversary was not given that respect. It hurt the people of India when the Bandung Conference took place, 60th anniversary of the Bandung Conference, which led to the formation of the non-aligned movement. Jawaharlal Nehru was the architect of Bandung. India's statement did not even refer Jawaharlal Nehru. All other countries' statements refer to Jawaharlal Nehru, and the declaration referred to Jawaharlal Nehru. That was a tribute or an insult to his 125th anniversary. It happened this year. We had the India-Africa summit. We had our Prime Minister get up and in his speech not even refer to Pandit Jawaharlal Nehru. And after that, what happened? 12 African heads of state, one after the other, reminded our Prime Minister, not yours, our Prime Minister, that we will not be sitting here as heads of sovereign independent nations, but for Jawaharlal Nehru and his illustrious daughter Indira Gandhi. Not one but 12. Even after that, no amends were made. Sir,
लेट मी से अबाउट नेहरू, वो 3,262 दिन अंग्रेजों की जेल में रहे। 3,262। बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहां तो माफीनामे लिखने वालों की तारीफ आरती उतारी जाती है। 1942 और 45 के बीच में 1040 दिन अहमदनगर फोर्ट की जेल में बंद रहे, जहां उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। सभापति महोदय, इतिहास बनाया जाता है, याद किया जाता है, बदला नहीं जा सकता, ना बदलने देंगे। आजादी की लड़ाई ये एक हकीकत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में लड़ी गई थी, इसको नहीं बदल सकते। अरे बीच में मत बोलिए। Please sit down. Please sit down. सर ये बीच में काहे बोलते हो? बीच में सर, सच्चाई भी अगर कष्टदायक है तो कोई दवाई हमारे पास नहीं है। मुझे आज कहना है कि हम स्मरण जब नेहरू का करते हैं, कांग्रेस का करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में यह लड़ाई लड़ी गई। हम महात्मा बैठ जाइए प्लीज। सरदार पटेल। No, no, please sit down. हम मौलाना आजाद को याद करते हैं। Please sit down. हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं। हम तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हैं जिन्होंने समझौता नहीं किया, सिर नहीं झुकाया, हिंदुस्तान के लिए लड़े। प्रश्न ये है कि क्या हमको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? आपकी सोच विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी सोच और विचारधारा अलग है। हम गांधी नेहरू के विचारों, उनके भारत की परिकल्पना का सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसी में विश्वास करते हैं। नेहरू के ऐतिहासिक योगदान को छोटा दिखाना अच्छी बात नहीं है। जो सरकार की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए सभापति महोदय जो प्रस्ताव का ड्राफ्ट आया था, दुख के साथ कह रहा हूं, उसमें भी ये नाम नहीं थे, ना महात्मा गांधी का, ना नेहरू का, ना सरदार पटेल का, ना मौलाना का। हमारे आग्रह के बाद आपका धन्यवाद, सभापति महोदय को शामिल हो गए, ऐसा सूचना मिली है। जब हम ये जिक्र करते हैं जो मैंने पंडित जी का किया, उनका हमारे संविधान बनाने में योगदान या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मैं डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में ही कहूं तो शायद अच्छा होगा, जो 26 नवंबर को उन्होंने रेजोल्यूशन मूव करते हुए कहा था, एंड आई कोट, पेज 974, पैरा 3, The task of the drafting committee would have been a very difficult one if this Constituent Assembly has been merely a motley crowd. A tessellated pavement without cement, a black stone here and a white stone there, in which each member of each group was a law unto itself. There would have been nothing but chaos. This possibility of chaos was reduced to nil by the existence of the Congress party inside the Assembly, which brought into its proceedings a sense of order and discipline. It is because of the discipline of the Congress party that the draft committee was able to pilot the Constitution in the Assembly with the sure knowledge as to the fate of each article and each amendment. The Congress party is, therefore, entitled to all the credit for the smooth sailing of the draft Constitution in the Assembly. Unquote. So I have quoted Dr. Ambedkar. I hope nobody has any objections to that. सर, मुझे आज ये भी चीज बतानी होगी कि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। हमने तो स्वागत किया है कि चर्चा लाई गई। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के भी निर्माता। आज का जो भारत बना 21वीं सदी का, याद करो, एक दशक के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, न्यूक्लियर साइंस, स्पेस साइंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, यू नेम द थिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बड़ी लंबी सूची है। जरा पढ़ो,
सम्मान से याद करो कि नेहरू का योगदान क्या था और बाकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान था। मैंने कहा है। सभापति महोदय, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज सिट डाउन। भाई डोंट इंटरजेक्ट प्लीज। ये उन्हीं का कोट किया है। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए भाई, प्लीज सिट डाउन प्लीज। आप अपनी बात कह चुके हैं, अब दूसरे को बोलने दीजिए। थैंक यू। शर्मा जी प्लीज कंटिन्यू। Conclude. I am continuing. I have much to say, with all respect, sir. Sir, references have been made to the freedom struggle and the Quit India movement. महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत छोड़ो का आह्वान हुआ था। उसके बाद सूबों के अंदर कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त की गई, डिसमिस की गई। ये भी एक हकीकत है। उसके बाद सरकारें बनी उन सूबों के अंदर, वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, अंग्रेजी हुकूमत थी। वो कोलिशन गवर्नमेंट किन की बनी थी? जो अंग्रेजों का जिन्होंने साथ दिया था, वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी थी। बंगाल के अंदर फजलुल हक चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने का और क्विट इंडिया का, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध की बात की थी। मुझे आपको एक चीज बतानी है कि केवल ये सहयोग की बात तक सीमित नहीं थी, विरोध भी था और एक्टिव विरोध था। सर, आई विश टू कोट फ्रॉम द बुक ऑफ रमेश चंद्र मजुमदार, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बंगाल, पेज 350-351. Because a reference was made by the leader of the House, and I have no objection to that. Each Indian has made his or her own contribution. And repeated references even today to Dr. Shyama Prasad Mukherjee ji. I am not getting into the analysis of the personality or the contribution, but I am giving a historical fact to this House. On 26th of July 1942, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, as a minister in Fazlul Haq's government, the coalition government of Bengal, wrote to the then governor, Sir John Herbert. I quote, "It is of utmost importance that there should be complete understanding between you as governor and your colleagues during the present critical period. To leave no room for doubt, let me now refer to the situation that may be created in the province as a result of any widespread movement launched by the Congress. Anybody who during the war plans to stir up mass feelings resulting in internal disturbances or insecurity must be resisted by any government that may function for the time being. But mere repression is no remedy. When the promoters of the movement assert and make people believe that they too want to resist the impending attacks of the enemy, not as a slave country, but as a free one. The question is how to combat this movement in Bengal. The administration of the province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this movement will fail to take roots in the province. As one of your ministers, I am willing to offer you my wholehearted cooperation." So when we refer to history, history is recorded correctly, it must be recited correctly, read correctly, respected by each one of us. Sir, Sharma ji, please keep an eye on the watch. सर, ये 2.5 दिन से चल रही है चर्चा, हम तो लाए नहीं थे, 3 दिन से। सर, आज गौर करना है कि 68 बरस के बाद हम कहां पहुंचे हैं, कौन से वो लक्ष्य हैं जो हमने पूरे किए हैं, कौन से लक्ष्य हैं जो अभी भी बाकी हैं। ये सही कहा गया इस सदन में, कई चुनौतियां आज भी हैं भारत के सामने। हमारे यहाँ पे करोड़ों लोग गरीबी का शिकार हैं, काफी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।
आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसा भेदभाव है जो हमारे संविधान के रास्ते में आता है। ये चुनौतियां हैं देश की, सही माने अगर धर्मांधता है वो भी चुनौती है, सांप्रदायिकता है वो भी चुनौती है, अगर स्वतंत्र विचार व्यक्त करने पर आघात होता है, चोट पहुंचती है, वो भी एक चुनौती है। इसलिए यह अवसर बनता है आश्वस्त करने का देश को। मुझे एक चीज कहनी है, नेता सदन ने बात कही थी, कई बार इन्होंने कहा, हम इनका सम्मान करते हैं। आपने कहा एक शब्द, उसका जिक्र गुलाम नबी जी ने विस्तार से किया, इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट का सभापति महोदय, अगर देश में लेखक, विद्वान, इतिहासकार, वैज्ञानिक, फिल्म निर्माता अगर वो शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत सुनी जानी चाहिए या वो उनको अपमानित किया जाना चाहिए, उनको धमकाना चाहिए, उनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए? क्या वो संविधान का सम्मान है? क्या वो हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की जो बुनियादी असूल हैं वो उसका अपमान नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। आपको कोई विचार आपसे अलग हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, सुनना प्रजातंत्र के अंदर आपका कर्तव्य बनता है, नैतिक भी और संवैधानिक भी, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसको बात को अगर उठाया जाए, अगर शिकायत की जाए, उस पर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको विनम्रता से उसको सुनना चाहिए। ये लोग कोई हमारे दलों के सदस्य नहीं हैं, इनकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, अलग अलग दलों के सदस्य हैं, अपने विचार रखते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ भी लिखा है, हमारे खिलाफ भी बोला, हमारी सरकारों के खिलाफ बोला, पर बातें सुनी गई। मेरा आपसे यह आग्रह है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिभाषा ना दें मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट की, बल्कि थोड़ा संवेदनशीलता से कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी बात को सुना जाए। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। सेकुलर शब्द के बारे में कहा गया कल भी और आज भी। हम इसकी परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे दी थी, मैं उसमें अब नहीं जाना चाहता। हमारा जो पश्चिम का कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो भारतवर्ष का नहीं है। हम एक प्राचीन संस्कृति है, बहुधर्मी बहुभाषी देश हैं। हमने कहा कि यहां टॉलरेंस की बात नहीं, यहां सर्वधर्म समभाव की बात है, सहनशीलता की नहीं, सम्मान की बात है। ये भाषा भारतवर्ष की रही है। हमको एक बात का थोड़ा कुछ अफसोस भी हुआ कि इतनी अच्छी जब चर्चा संविधान पे है, जाहिर है हर सदस्य का एक अपना अधिकार है, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष का भी अपना अधिकार है। कुछ बातें की गई, तुलना हुई, इसलिए मैं मजबूर हूं उस पर एक टिप्पणी करने के लिए। 1930 के दशक में जो जर्मनी में हुआ, इशारों में, सांकेतिक भाषा में उसको 70 के दशक में हिंदुस्तान पे लाया गया। जी देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। हिटलर से, नाजी से और उनकी सोच से कई पुस्तकें मेरे पास पड़ी है, मजबूर मत करिए, बंच ऑफ थॉट्स निकाल दूंगा, फिर क्या बोलोगे। आपने तो कहा ही था कि वही होना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर, जो हिटलर ने जर्मनी में किया, जो नाजी ने जर्मन जो रेस है उसको बहुत ऊंचा उठा दिया और बाकियों को समाप्त कर दिया। मैं उसमें नहीं बोलता, उन्होंने बोला उस दिन, आपको याद आए, मुबारक हो आपको। पर मुझे एक कहना, उस वक्त देश में, मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं, कोई हालात सामान्य नहीं थे। आज जिक्र आया, अभी रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, और सही बात है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं, चुनी हुई सरकार है, आपको जनादेश मिला है, हमने उसको स्वीकार किया है, हम यहां पे आ गए। पर इंदिरा गांधी की सरकार भी चुनी हुई सरकार थी, वो भी हिंदुस्तान की जनता ने चुनी थी। अगर आप हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, ये अरुण जेटली जी जानते हैं, कानून के कई विद्वान इधर बैठे हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी,
तो एक हाई कोर्ट का अगर जज कुछ कहता है, उसके ऊपर डिवीजन बेंच होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। बाकी जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। पर उसके बाद क्या हुआ, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि सदन के रिकॉर्ड पर ये बातें लाई गई हैं, शुक्रवार के दिन भी और आज के दिन भी। तो मुझे कहना होगा कि उस समय एक परिस्थिति यह भी बनी थी कि हिंदुस्तान में चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए हिंदुस्तान की फौज को और पुलिस को विद्रोह करने के लिए कहा गया था। आपने जो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, अरे बैठिए ना, बैठिए प्लीज। ऑनरेबल जेंटलमैन, प्लीज बोलते हम अपनी बात नहीं कहेंगे। प्लीज सर, मैं कुछ याद करा दूं, स्मरण करा दूं। मैंने कहा वो एक दुखद अध्याय भारत का है, वो पूरा समय। पर किस नजरिए से आप देखते हैं उस पीरियड को, किसके चश्मे से देखते हैं, आप अपनी नजर से देखते हैं, हम अपनी नजर से देखते हैं। सच्चाई देश भी जानता है और इतिहास भी जानता है। पर मुझे आज एक चीज कहनी होगी आपको, आप सब लोग इकट्ठे थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर, उसके बाद क्या हुआ यह जिक्र करना चाहूंगा। उसके बाद हुआ इस देश के अंदर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुआ 1977 में। तमाम विपक्ष के नेता, सही है, नहीं वो खुले थे, आजाद थे, उन्होंने सबने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी का अपना विभाजन हुआ और वो सब लोग बाहर थे। गलत बात है, गलत गलत गलत। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूं, आ रहा हूं। सर, उसके बाद क्या हुआ, अगर इतिहास ना पता हो, कांग्रेस पार्टी में खुद फूट हुई थी। बाबू जगजीवन राम और बहुगुणा जी अलग दल बना गए थे और आपके साथ हो गए थे। वो कोई जेल में नहीं थे, आजाद। शर्मा जी नहीं, प्लीज प्लीज शर्मा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहन मायावती जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं और मैंने बार बार कहा है कि हम स्मरण भी करते हैं, नमन भी करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। बार बार आज ही कहा है मैंने, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार। पर मैंने एक चीज कही, प्लीज ट्राई टू कंक्लूड। मेरी 1 मिनट बात सुन ले, मैं बात खत्म करूंगा, मेरी बात सुन। मुझे बड़े विनम्रता से एक बात कहनी है। बहन जी ने ठीक बात कही और मैं आपसे सहमत हूं। ये मैंने कहा बहन जी कि मैं मजबूर होकर दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर नेता सदन ने और रविशंकर प्रसाद जी ने ये बात ना की होती, मैं इसकी चर्चा भी नहीं करता। पर मुझे आखिर में एक चीज कहनी है, क्योंकि जब सदन के रिकॉर्ड पर कोई बात आ जाए, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं अपना दृष्टिकोण भी सदन के सामने रखूं। मुझे इसमें यही कहना है आपको, नेता सदन अरुण जी को, कि कहां वो तुलना कर गए हिटलर की और जर्मनी की। क्या मेरा एक प्रश्न है, क्या तानाशाह जनाधिकार लौटाते हैं? क्या तानाशाह चुनाव कराते हैं? चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और इंदिरा जी स्वयं हारी। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा जी पर झूठे मुकदमे चलाए गए, उनको जेल में डाला गया, लोगों ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया। 1980 में आप सरकार नहीं चला सके। 351 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1980 के अंदर जीत कर आई, सत्ता में आई और उसके बाद के चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। तो ये चुनाव की जीत और पराजय होती है। इतिहास को सिलेक्टिवली डिस्टॉर्ट मत करिए, पूरे इतिहास को सामने लाइए कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। शर्मा जी प्लीज ट्राई टू कंक्लूड नाउ प्लीज। सर, मुझे एक ही चीज कहनी है। देखिए, यू हैव टेकन, मैं मेरी बात वी हैव पास्ड आवर टाइम, प्लीज। मैं कर रहा हूं। देखिए, प्रश्न ये है कि यहाँ पे लोग 1.5 घंटा भी बोलते हैं। मैं तो बड़े आपसे सम्मान से कह रहा हूँ, मैं तो इसको खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। यू आर वेल पास्ट योर पार्टी टाइम, शर्मा जी। सर, our time for today has not been apportioned. Yes, it has been. Sir, I have the record, so please. Today has not been apportioned. Please try to conclude. You are a senior member, you know Sir, I know. Sir, I have also been subjected to
multiple interruptions, not one. बैठ जाइए, आप बैठ जाइए. Please don't take more time by interjections. Please. आप बैठ जाइए प्लीज. नरेश जी देखिए, आप बैठ जाइए भाई. नरेश जी आपको बहुत अवसर मिलेंगे. नहीं, प्लीज, व्हाई आर यू? Please sit down. Now, will you please conclude immediately? Please sit down. भाई आप लोग बैठ जाइए. बैठ जाइए. नरेश जी please sit down. Please sit down. I'm afraid you'll need to conclude because we are well past our time allotment. Sir, I'm not the only one who is in the breach, but I respect the chair. I will conclude. I would have concluded if I was not being interrupted. So just conclude now. Thank you. I have some question today to ask. As we remember Dr. Bhimrao Ambedkar ji, Baba Saheb Ambedkar, as we discuss the Constitution of India, as we pay our respect and tribute to a great son of India who chaired the drafting committee, और उन्होंने ये संविधान, ये अधिकार हम लोगों के हाथ में रखे, क्या सही तरीका होगा उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान करने का? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस सदन के अंदर 4 दिसंबर को एक आश्वासन दिया था. वो आश्वासन आपने देश को दिया था आपके एक मंत्री द्वारा कुछ बयान देने पर जो आपत्तिजनक था. आपने कहा था कि आपने डांट कर कहा है, सख्ती से कहा है, ये पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये दोबारा नहीं होगा. पर बार बार आपके दल के नेता, पदाधिकारी, आपके मंत्री ये कहते हैं हमारा, और बार बार उल्लंघन होता है. वो आपके दिए हुए शब्द, आपके आश्वासन का अपमान है. ये देश आपसे ये उम्मीद करता है कि आज जब आप संविधान दिवस की प्रस्तावना लेकर आए हैं, आप अपने उस वचन पर खरे उतरेंगे और जिन्होंने कोताही की है, जिन्होंने संविधान के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन किया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये देश आपकी सराहना करेगा. अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये सही रूप में हमारी प्रतिबद्धता इस संविधान के लिए नहीं होगी. मुझे मालूम है समय सीमाएं हैं. थैंक यू. मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी है. प्लीज कंक्लूड. सभापति महोदय, कि जब एक अच्छे अध्याय शुरू हुआ है, सब लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात कहने का कंक्लूड शर्मा साहब. हमने एक बात कही है, यही हमने कहा, हमने किसी को रोका नहीं है. ये भी बात सत्य है कि हमने किसी को व्यवधान नहीं डाला, रोका नहीं है. इसलिए वही अधिकार समान अधिकार है. मैं एक बार फिर अपने सदन को, सब सदस्यों को बधाई देता हूं हमारे महान नेताओं को याद करने का और संविधान के जो निर्माता हैं उनको याद करने का. अगर किसी को किसी नाम पर आपत्ति हो, मेरी सहानुभूति हो सकता है आपको भी सद्बुद्धि आए. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.